वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी तकरार। रामनाथ कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव का मसौदा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। दावा है कि इस मसौदे में समिति ने 2029 में देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं और बाद में दूसरे चरण में नगर निगम स्तर के चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। लेकिन देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव आना तभी संभव होगा जब वर्तमान सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटें। साथ ही संवैधानिक बाध्यता है कि इस कानून को लागू करने से पहले देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। संभवतः यही कारण है कि भाजपा लगातार अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस बिल को संसद से पास कराने में कोई परेशानी न हो। राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा के अनुसार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्ष के सभी दल यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बड़ा जनमत हासिल कर संविधान में बड़े बदलाव करना चाहती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आज नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर रखे थे। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। जल्द ही आधिकारिक रूप से नए चुनाव आयुक्तों के नामों का ऐलान हो सकता है। पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के बीते दिनों इस्तीफे की वजह से चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार जिसे चाहेगी वो ही चुनाव आयुक्त बनेंगे। आम आदमी पार्टी के 8 प्रत्याशी घोषित। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब में अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन उम्मीदवारों में 5 मंत्री शामिल हैं। लिस्ट में शामिल एक नाम ने सबको चौंका दिया है। पार्टी की तरफ से अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, फरीदकोट से कर्मजीत अनमोल, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड्डियां, पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह और संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं जालंधर से मौजूदा सांसद सुशील रिंकू को टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए गुरप्रीत सिंह जीपी को फतेहगढ़ साहिब से मैदान में उतारा गया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से आपने अभी गुरदासपुर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना और फिरोजपुर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम कर्मजीत अनमोल का है। वे सीएम भगवंत मान के काफी करीबी माने जाते हैं। अनमोल एक बेहतरीन कॉमेडियन और एक्टर हैं। आपने जालंधर रिजर्व सीट से मौजूदा सांसद सुशील रिंकू को ही टिकट दी है। -10 डिग्री तापमान में मांगों को लेकर अनशन। मार्च के महीने में लेह का तापमान -10 से 15 डिग्री तक रहता है, लेकिन इन दिनों वहां बड़ी सियासी तपिश देखी जा रही है। यह आंच लोकसभा चुनावों के लिहाज से एक बड़ी सियासी पिच भी तैयार कर रही है। दरअसल पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के शुरू हुए 21 दिन के अनशन को अब सियासी दल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की ओर बढ़ गए हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अनशन पर हैं। इस पूरे अनशन में लद्दाख के अलग अलग हिस्सों समेत पूरे देश में लोग न सिर्फ उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि 3 दिन बाद 17 मार्च को एक बहुत बड़े अनशन के साथ साथ समर्थन की तैयारी भी शुरू हुई है। सोनम को स्थानीय संगठनों ने समर्थन दिया है। इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने भी न सिर्फ सोनम का समर्थन कर उनकी मांग को जायज ठहराया है, बल्कि इस अनशन को लद्दाख की जनता से जोड़कर सियासी दाव भी खेल दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि
भाजपा ने लद्दाख की जनता से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। लघु बचत योजनाओं को मिलेगा ज्यादा ब्याज। केंद्र सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं में जमा कराने वाले लोगों को कितना ब्याज मिलेगा, यह घोषणा कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। इन योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ पर पहले की ही तरह 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है, उसकी दरों में बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह जारी कार्यालय ज्ञापन में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा की गई है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पर 1 अप्रैल से 30 जून तक 4.0% ब्याज दर रहेगी। अगर 1 वर्ष के लिए राशि जमा की गई है तो ब्याज दर 6.9% होगी। 2 वर्ष के लिए राशि जमा है तो ब्याज दर 7.0% रहेगी। 3 वर्ष के लिए जमा राशि पर ब्याज दर 7.1% होगी। 5 वर्ष के लिए जमा राशि पर ब्याज दर 7.5% होगी। उन्नीस वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट बैन। सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट, ओटीटी और कई वेबसाइट पर बड़ी कार्रवाई की है। सूचना एवं ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने 18 ओटीटी, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया है। इन सभी पर अश्लील कंटेंट परोसने का आरोप है। सरकार की ओर से इन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इनकी कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे थे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, उनमें 12 फेसबुक के, 17 एक्स के, 16 इंस्टाग्राम और 12 यूट्यूब के अकाउंट शामिल हैं। केजरीवाल ने समन को सेशन कोर्ट में दी चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का रुख किया। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज की थीं। अमित शाह बोले सीएए वापस नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि सीएए कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है और हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। शाह ने कहा कि सीएए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है और इसे वापस लेना असंभव है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर विलुप्तीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएए नोटिफिकेशन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब बंगाल में भाजपा की सरकार होगी और तब हम घुसपैठ रोकेंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर हैकर की नजर। ऑनलाइन ठगों ने अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विभिन्न बलों में ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान भी इन ठगों से बच नहीं सके हैं। ताजा मामला सीआरपीएफ की 48वीं बटालियन के एसआई का है। ठगों ने उन्हें अपने जाल में फंसाकर पहले उनसे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 5 रुपये के सर्विस चार्ज का भुगतान कराया। इसके बाद उनके खाते से 2,97,615 रुपये निकल गए। ऑनलाइन ठगों द्वारा जवानों के खातों से जो राशि गायब की जाती है, उसकी वापसी की बहुत लंबी प्रक्रिया है। अधिकांश मामलों की फाइल इधर उधर होती रहती है, लेकिन पीड़ित जवानों को उनकी राशि वापस नहीं मिलती। जवानों की मांग है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यालय की तरफ से संबंधित विभाग या एजेंसी के साथ मिलकर प्रयास किए जाएं।
दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। दिल्ली में बनने वाले दोनों कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और दूसरा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक होगा। इन पर 8,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि कल यानी बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूर दी है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच पहला कॉरिडोर होगा, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर होगी। वहीं दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच होगा, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर होगी। इन दोनों कॉरिडोर का काम मार्च 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा।